तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इवेंट हैंडलिंग की। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? जावास्क्रिप्ट जैसी सेम इवेंट हैंडलिंग है, रिएक्ट में भी होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इवेंट हैंडलर इन जेएस, तो लेट्स सी कि ये क्या होती है इवेंट हैंडलिंग। बेसिकली आप अपने लाइक बटन के क्लिक पे, ठीक है, चेंज पे, किसी चीज़ के चेंज होने पे, माउस ओवर पे, माउस आउट पे, या फिर आप अपने लाइक कीबोर्ड से अगर की डाउन प्रेस कर रहे हो तो आप क्या करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड द इवेंट हैंडलिंग। कि आप किसी इवेंट पे क्या करवाना चाहते हो अपने डेटा के साथ, दैट इज़ इन अ सिंपल टर्म जो मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने देखो एग्जाम्पल में बताया इवेंट हैंडल कैन बी यूज टू हैंडल एंड वेरीफाई यूज़र इनपुट एक्शन एंड ब्राउज़र एक्शन, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आप लाइक यूज़र इनपुट में जब टाइप कर रहा है तो आप क्या एक्शन करवाना चाहते हो। ठीक है, ब्राउज़र पे कुछ एक्शन हो रहा है तो आप डेटा के साथ क्या करना चाहते हो। आप अपने लाइक माउस से, जो आपका माउस है, ठीक है, जब आप उसका लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक करते हो तब आप क्या करवाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप इन सभी इवेंट को डीपली करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी एक एक एग्जांपल देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियस सी थिंग है कि एक ही प्रोजेक्ट में तो सारे इवेंट नहीं यूज़ होते, आपको कुछ बेसिक इवेंट आने चाहिए जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज, जो मोस्टली यूज़ होते हैं। बाकी के आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है, ये देखो ऑन की डाउन, जब आप अपने लैपटॉप पे जो डाउन की है वो प्रेस करोगे तो आपका ये कंसोल आ जाएगा। ऑन की अप करोगे तो आपका ये कंसोल में दिखेगा। ठीक है, ये एग्जांपल हम चला के देखते हैं अपने लोकल पे भी, आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है कि ये इवेंट इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको, बिकॉज ये गाइस देखो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे हम इसमें रिएक्ट ज़्यादा डिस्कस करें एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए अपने होम पेज पे, होम पेज पर ओके, तो हमारे पास ये इनपुट है ना। फर्स्ट वाला इनपुट नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ये भी नहीं चाहिए, अलर्ट भी नहीं चाहिए, तो मैंने रीलोड किया। और ये जो इनपुट बॉक्स हमने लिया इसमें मैंने कर्सर पहले रखा अपना, फिर मैं अपने लैपटॉप से डाउन की, देखो अपने लैपटॉप से मैं डाउन की प्रेस कर रही हूँ, देखो ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, डाउन की अप की दोनों पे ही देखो ये कंसोल कर रहा है, मतलब कि ये इवेंट काम करते हैं। इसी तरीके से बाकी के भी इवेंट हैं जो कि आप यहाँ पे देखो, ऑन पॉइंटर एंटर, ऑन पॉइंटर मूव, आप इन सब की एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑन टच स्टार्ट, ऑन मूव स्टार्ट, ऑन टच मूव। ठीक है, तो यहाँ पर अनगिनत है, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ये कर लोगे तो आपका डाउट खत्म हो जाए। ये देखो फोकस, क्लिक किया और फोकस हो गया, है ना। ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लाइक अनगिनत है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको इवेंट तो समझ आ गए होंगे, बट अब ना एक और चीज़ है, जो रिएक्ट में इवेंट हम यूज़ करते हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक इवेंट। सिंथेटिक इवेंट क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो क्रिएट की हुई है, अगर आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूँगी। बट मैं आपको फिर भी बता दूँ कि थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए कि सिंथेटिक इवेंट क्यों कहते हैं। जो इवेंट, जितने भी इवेंट आप यूज़ करते हो ना, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, की अप, की डाउन, जितने भी सभी सिंथेटिक इवेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? ओके, अगर गाइज आप गूगल पे लिखते हो ना सिंथेटिक इवेंट, सिंथेटिक इवेंट सेम है जो आप नॉर्मल इवेंट यूज़ करोगे रिएक्ट में। बट द थिंग इज रिएक्ट क्या करता है, जो नॉर्मल वाले
इवेंट होते हैं ना, उनको वो एक रैपर में रैप कर देता है, एक जैसे कहते हैं किसी के ऊपर कोई कवच दे देना, एक रैपर प्रोवाइड कर देता है। क्यों प्रोवाइड कर देता है? ताकि जो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें जो आप नेटिव इवेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जब वो रैपर प्रोवाइड कर देगा ना रिएक्ट, तो होगा क्या, जब आपकी एप्लीकेशन किसी भी ब्राउज़र पे वर्क करेगी, लाइक किसी भी ब्राउज़र पे चली जाए, तो वो जो इवेंट है ना वो फेल ना हो। क्यों? इतना ही हो। अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करो तो आपको और क्लैरिफिकेशन होगी। रिएक्ट यूजेस अ सिंथेटिक इवेंट सिस्टम टू एंश्योर दैट रिएक्ट ऐप एंड इंटरफेसेस आर कंसिस्टेंट एंड फास्ट। मतलब कि कहीं पे भी ब्रेक ना हो, इसलिए रिएक्ट सिंथेटिक इवेंट का कंसेप्ट यूज करता है। इट प्रोवाइड कंसिस्टेंसी बाय नॉर्मलाइजिंग इवेंट अक्रॉस द ब्राउजर्स and system so that they have the same, means whatever event you are using from JavaScript into the React it should be same in all the browser, performance based कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी एप्लीकेशन कहीं पे ब्रेक ना हो। बस इतना ही लॉजिक है सिंथेटिक इवेंट का। कि आप में से बहुत लोगों के नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मुझे नहीं आता, बाकी आप लोग अपने लेवल पे R&D इसकी कर सकते हो, बट जो मैंने रीड किया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं फ्रेगमेंट की। फ्रेगमेंट टैग क्या होता है, क्यों यूज़ होता है? तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए। अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, फ्रेगमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेगमेंट क्या है, एक रैपर की तरह काम करता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैंने एलिमेंट क्रिएट किए हैं यहाँ पर रिटर्न के अंदर, हमने बहुत सारे एलिमेंट लिए, उनको हमने एक डिव में रैप किया। अगर मैं इसको डिव में रैप ना करूँ तो मैंने कमेंट कर दिया, देखो उसने एरर देनी शुरू कर दी। अब एरर को ध्यान से पढ़ो, वो क्या कह रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ वन पेरेंट एलिमेंट। वो कह रहा है कि एक पेरेंट एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो इसको रैप करे, ठीक है। मतलब कि अगर आपके मल्टीपल एलिमेंट हैं जिनको आप चाइल्ड एलिमेंट कह सकते हो, तो उनको एक वन पेरेंट एलिमेंट मिलना चाहिए जो एज अ रैपर काम करे, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करें, डिव यहाँ पे एज अ रैपर एलिमेंट। तो अगर आप गूगल पे लिखते हो यहाँ पे फ्रेगमेंट इन अ रिएक्ट, तो देखो ये भी क्या कह रहा है, रिएक्ट फ्रेगमेंट इज अ फीचर इन अ रिएक्ट, एक रिएक्ट में फीचर है दैट अलाउ यू टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ रिएक्ट कंपोनेंट बाय अलाउइंग यू टू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड टू द डोम, ठीक है। टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ रिएक्ट यू विल नीड टू रैप द एलिमेंट इन अ रूट एलिमेंट। वही मैंने आपको समझाया कि अगर आप इनको रैप नहीं करोगे, जैसे आपने मल्टीपल एलिमेंट लिए, आपने इनको रैप नहीं किया, तो ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। फ्रेगमेंट क्या है, एक रैपर का ही काम कर रहा है, बट नोड को ऐड नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इस होम पेज को आपको अभी ब्राउज़र में दिखाऊं, अभी यहाँ पे इससे मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, तो इसे मैंने रीलोड कर दिया, ठीक है। ब्राउज़र में, हाँ, तो ब्राउज़र में हम होम पेज को इंस्पेक्ट करके देख रहे हैं। आप यहाँ पर जाओ, एक बार रीलोड कर लिया मैंने, बॉडी में जाओ, ठीक है, तो अभी हम होम पेज पर है जो डिफ़ॉल्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पर गए, ऐप में गए, सीधा ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना हो क्या रहा है, यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे हमारा जो होम पेज है उसका बाकी सारा स्ट्रक्चर है, बट आपने नोट किया होगा यहाँ पर एक डिव है जिसके अंदर ये सारा कंटेंट हमारा आ रहा है ना, एक मेन डिव। वो डिव है ये वाली जिसको आप एज अ रैपर यूज़ करो। बट अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, तो मैं यहाँ कर दूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, और यहाँ पे भी कर दूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, सेव किया। वो कह रहा है कि रिएक्ट आपने डिफाइन नहीं किया, रिएक्ट यूज़ करो, रिएक्ट को इंपोर्ट करो। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। अब इसे रीलोड किया। अब आप देखना, जब आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर होम की बॉडी, अब देखो वो जो मेन डिव थी ना, ऐप के बाद एक और डिव मिल रही थी आपको, वो आपको नहीं दिखेगी। मतलब कि ये क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा नोड टू द डॉम विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोड।
जो फ्रेगमेंट है वो भी रैप ही करता है चाइल्ड एलिमेंट्स को, बट वो एक्स्ट्रा नोड नहीं ऐड करेगा। और यहाँ पर उसने प्रूव भी किया, उसने कोई एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं की, उसने सीधा मेन्यू दे दिया, होम दे दिया और इनपुट दे दिया। बट अगर आप फिर से इस चीज़ को रिवर्स करो, यहाँ पर फिर से मैं इसको डिव कर दूं, फिर से ये डिव हो जाए, सेव करो। अब देखो वो फिर से यहाँ पर एक वो देखो वो डिव आ गई, अब आपके डिव के अंदर है, मतलब उसने एक्स्ट्रा नोड ऐड कर दी। बट अगर आप फ्रेगमेंट यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा नोड यूज़ नहीं होगी, वो ऐड नहीं होगी, आपका कोड थोड़ा क्लीन होगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जितनी ज़्यादा आप नोड ऐड करोगे उतना ज़्यादा कोड आपका थोड़ा मैसी होगा, जितना ज़्यादा क्लीन होगा उतना ज़्यादा आपका कोड मैसी नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेगमेंट जो है हम यूज़ करते हैं। एक और रीज़न है, ठीक है, फ्रेगमेंट को यूज़ करने के पीछे रीज़न कह लो या फिर नेगेटिव पॉइंट कह लो। मैं फिर से इस कोड को ना आपको रिवर्स करके दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है, सेव किया। अब देखो वो नोड तो हट गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट के अंदर अगर मैं मेन जो रैपर नोड है, मतलब मेन नोड है, अगर मैं उसको कोई स्टाइल देना चाहूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास दे दी, क्लास नेम हमने दे दिया डिज़ाइन, ऐसे, तो ये वहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नोड ही नहीं शो हो रही है तो आपको क्लास कहाँ से शो होगी, ठीक है। अगर यही चीज़ आप डिव के साथ करो, यहाँ पे डिव है, डिव तो आपको ये क्लास वहाँ पे शो होगी। देखो ये क्लास वहाँ पे शो हो रही है। तो अगर तो आपको क्लास वगैरह देनी है मेन डिव को तो आप डिव यूज़ कर लो, नहीं देनी है तो फ्रेगमेंट यूज़ करो, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो, या आप अलग से फ्रेगमेंट को इंपोर्ट भी कर सकते हो, कुछ ऐसा। फ्रेगमेंट सेव, फिर उसके बाद यहाँ पे पास कर दो फ्रेगमेंट, सेव, ठीक है। अब ये क्लास नहीं शो होगी क्योंकि फ्रेगमेंट जो है वो एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं करता। जो चीज़ दिख ही नहीं रही है ब्राउज़र में, ऐड ही नहीं हो रही है ब्राउज़र में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ ही दिखेगी, है ना। तो यही मेन एडवांटेज है फ्रेगमेंट का। आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना नहीं करो, बट हाँ जहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर यूज़ करो, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। सेकेंड थिंग, अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ही लिए तो हम क्लासेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि आपको रिएक्ट में क्लास नेम वगैरह कैसे देने। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्या लिया, क्लास नेम, और जो एन है वो अपर केस में, यानी कि रिएक्ट में अगर आप एट्रीब्यूट दे रहे हो तो वो ज़्यादातर कैमल केस में आएगा। कैमल मतलब कि जो जैसे कि एक वर्ड है, ठीक है, जैसे क्लास नेम दोनों इकट्ठा है, तो जो सेकेंड वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है। तो क्लास नेम आप कुछ इस तरीके से दोगे यहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे भी एक क्लास देनी है तो मैं लूँगी क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम जो भी आप दोगे ABC, तो कुछ इस तरीके से आप क्लास दे सकते हो। वैसे आप नॉर्मल क्लास भी दे सकते हो, ये कोई एरर नहीं है, बट एक जो फॉलो किया जाता है, जो कहते हैं ना एक रूल फॉलो होता है, तो ज़्यादातर कैमल केस है। जैसे इवेंट्स में भी हम कैमल केस ही यूज़ करते हैं, वैसे ही क्लासेस वगैरह के लिए भी हम कैमल केस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं वर्चुअल डॉम की। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वर्चुअल डॉम क्या है, जो कि फर्स्ट टाइम रिएक्ट रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मे बी उन्हें नहीं पता होगा, बट आई थिंक काफ़ी लोगों को पता भी होगा क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब प्रैक्टिकली तो आप रिएक्ट कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता रिएक्ट वर्क कैसे करता है, तो इंटरव्यू में आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो बेसिकली रिएक्ट डील करता है वर्चुअल डॉम के साथ। पहले तो ये डॉम का कंसेप्ट समझते हैं कि डॉम क्या है। तो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट की होगी उन्हें पता होगा कि डॉम क्या है, नहीं पता फिर भी हम उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो बिगिनर है उनको कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो गाइज अगर आप इस इमेज को देखो तो ये डॉम की इमेज है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें जितने भी आप HTML के टैग यूज़ करते हो ना, जैसे आप देख सकते हो HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, H1, पैराग्राफ,
इन सभी के कॉम्बिनेशन को मिलाकर ये डॉम ट्री बनता है। जितने भी आप टैग यूज करते हो, चाहे आप स्पैन कर रहे हो, हेडर कर रहे हो, फुटर कर रहे हो, जितने भी HTML के एलिमेंट हैं उनको मिलाकर ये डॉम ट्री बनता है। मतलब इन सभी के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, डॉम ट्री। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे जैसे हेड है, हेड के अंदर क्या है, टाइटल आ जाता है, उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है। वैसे ही बॉडी के अंदर कौन कौन से टैग आते हैं, H1, पैराग्राफ, स्पैन, ये सारे टैग बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये डॉम ट्री समझ आ गया कि डॉम क्या होता है। अब बात करते हैं हम वर्चुअल डॉम क्या होता है। डॉम तो आपने समझ लिया कि रियल डॉम क्या होता है, बट अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। तो बेसिकली गाइज वर्चुअल डॉम रियल डॉम की एग्जैक्ट कॉपी होती है। मतलब जैसे कहते हैं ना किसी चीज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देना, वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा रियल डॉम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे हमारा हेडर, फुटर, H1, स्पैन, पैराग्राफ टैग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये है हमारा वर्चुअल डॉम, ये वाला, ये हमारा वर्चुअल डॉम है। ठीक है, अब देखा जाए जो वर्चुअल डॉम है वो एग्जैक्ट कॉपी है रियल डॉम की। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों रिएक्ट इसके साथ ही डील करता है, रियल डॉम के साथ डील नहीं करता। तो होता क्या है, जब भी रिएक्ट में कोई चेंज होता है, जैसे आपने कोई स्टेट वगैरह अपडेट की, ठीक है, तो वो स्टेट जाके पहले वर्चुअल डॉम में चेंज होगी। ठीक है, पहले ये जो हमारे पास वर्चुअल डॉम है, ये जो गाइस हमारे पास वर्चुअल डॉम है, इसमें पहले वो स्टेट चेंज होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली नोड अपडेट हो गई और ये वाली नोड अपडेट हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो रिएक्ट है ना, अब क्या होगा, ये जो वर्चुअल डॉम है ना, इसका कंपैरिजन किया जाएगा रियल डॉम के साथ। ठीक, तो कंपैरिजन करने का फायदा क्या है, देखो अगर रिएक्ट डायरेक्ट रियल डॉम के साथ डील करता तो रिएक्ट भी फास्ट नहीं होता, वो भी स्लो होता। आपने सुना होगा कि रिएक्ट फास्ट है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, फास्ट क्यों है, क्योंकि वो रियल डॉम के साथ डील नहीं कर रहा। आप सोचो रियल डॉम कितना बड़ा हो, किसमें उसमें HTML के जितने टैग है वो सभी होंगे। ठीक है, और आप एक एक चेंज कर रहे हो अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में और बार बार रियल डॉम जाके अपडेट होगा। कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि हाँ भाई उसमें बस 3-4 नोड ही है, बहुत बड़ा ट्री होता है वो। ठीक है, ये चीजें सारी बैकएंड में होती हैं। आपका इसका कोडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको ये समझाना आना चाहिए सामने वाले को कि भाई ये काम कैसे करता है। अगर कोई आपको पूछ ले हाउ रिएक्ट वर्क, आप क्या बोलोगे, आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, आपको कोड करना, आपको यही नहीं पता रिएक्ट काम कैसे करता है। ठीक है, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ पे मैं थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही हूँ आप लोगों को कि इस चीज़ को आप समझो। हो क्या रहा है कि रिएक्ट क्या करता है, वो वर्चुअल डॉम के साथ डील करता है। ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं प्रैक्टिकल से, बट इसको समझ लो कि ये काम कैसे करता है। रिएक्ट क्या करता है, हमेशा वर्चुअल डॉम के साथ डील करता है। वर्चुअल डॉम क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है रियल डॉम की। ठीक है, तो जहां जो आप अपडेट कर रहे हो अपने कोड में, जो स्टेट अपडेट हो रही है, वो क्या होती है, वो नोड जाके रियल डॉम के साथ कंपेयर होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये दोनों की हम बात कर रहे थे, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो वर्चुअल डॉम और रियल डॉम दोनों कंपेयर हुए, उसने देख लिया कि भाई जो ये वाली नोड है और जो ये वाली नोड है सिर्फ इसी में चेंज हुई, तो वो क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा और रियल डॉम में जाकर इसको और इसको अपडेट कर देगा। ऑब्वियस ही बात है, जहां पूरा ट्री आपको अपडेट करना है और कहाँ आपको सिर्फ 2 ही नोड जाके अपडेट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई रिएक्ट इज अ फास्ट, वो रियल डॉम के साथ डील नहीं करेगा। अगर आप किसी और फ्रेमवर्क की बात कर लो, जैसे अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर में क्या है, वो रियल डॉम के साथ डील करता है, वर्चुअल डॉम वाला कंसेप्ट नहीं है। बट रिएक्ट में वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत तरीके से पूछते हैं, जैसे वर्चुअल डॉम क्या है, हाउ रिएक्ट वर्क। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और एक और चीज़, ये जो सारा प्रोसेस परफॉर्म होता है ना कंपैरिजन का, ये होता है डिफ एल्गोरिथम के थ्रू। इस चीज़ को याद रखना, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, मतलब मेरे लिए तो अच्छी है क्योंकि मैंने बनाई है, तो
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर। लाइक उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिफ एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, डिफिंग क्या होती है, ठीक है, वर्चुअल डॉम रियल डॉम कंपेयर कैसे होता है, फाइबर क्या होता है, वो सारी डिटेल में मैंने चीज़ें उस वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। बाकी आप मेरे चैनल पे वो वीडियो चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि वर्चुअल डॉम और रियल डॉम काम कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, जब रिएक्ट डायरेक्टली वर्चुअल डॉम से डील करता है, व्हाटएवर चेंजेस आप जो भी करते हो वर्चुअल डॉम रियल डॉम के साथ कंपेयर किया जाता है। किस एल्गोरिथम के थ्रू ये सब होता है, डिफ एल्गोरिथम के थ्रू होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया होगा कि रिएक्ट काम कैसे करता है, ठीक है गाइस। तो गाइस रिएक्ट में जो कंपोनेंट है उसमें 3 लाइफ साइकिल होते हैं, मतलब एक कंपोनेंट की लाइफ के फेसेस आप कह सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट फेज होता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग और तीसरा होता है अनमाउंटिंग। माउंटिंग में क्या होता है, आपका कंपोनेंट जब डोम के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। अपडेटिंग में क्या हो रहा है, जब आपकी स्टेट प्रॉप्स अपडेट हो रही है, ठीक है, जैसे हमने अपडेट करके भी देखा, ठीक है, सेट स्टेट वगैरह हमने किया। उसके बाद अनमाउंटिंग मतलब कि जब आपका कंपोनेंट मतलब अपडेट हो चुका है, काम खत्म हो गया आपके कंपोनेंट का, फिर उसको डॉम से रिमूव कर दिया ताकि डॉम फ्री हो सके, ठीक है। तो ये 3 जो है लाइफ साइकिल फेसेस होते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है रिएक्ट लाइफ साइकिल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग में क्या होता है, अपडेटिंग में क्या होता है और अनमाउंटिंग में क्या होता है। बट अगर मैं इन तीनों लाइफ साइकिल को अचीव करने के बाद क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करूं, तो इसके डिफरेंट मेथड होते थे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है, कंपोनेंट विल अनमाउंट है। तो ये डिफरेंट मेथड यूज होते थे। और यहाँ पर देखो शुड कंपोनेंट अपडेट है, कंस्ट्रक्टर है, ये सारा कंटेंट है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का, ठीक है। बट हम काम कर रहे हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के साथ, हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ काम नहीं कर रहे। तो इन 3 लाइफ साइकिल को अचीव करने के लिए फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ने एक ही मेथड हमें दे दिया जो कि इन तीनों फेसेस को अचीव करने का काम कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में रिएक्ट के लाइफ साइकिल के जो डिफरेंट फेसेस हैं उनको अचीव करने के लिए फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में एक सिंगल मेथड दिया हुआ है जिसको आप बोलते हो हुक्स, ठीक है। आप हुक्स भी बोल सकते हो। आपने सुना भी होगा कि इंटरव्यू में भी पूछते हैं हुक्स क्या है, रिएक्ट में हुक्स मेथड कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा मेथड या फिर हुक्स का मेथड है जो कि माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग इन तीनों लाइफ साइकिल्स को अचीव करने के लिए, मतलब कि इन तीनों फेसेस को अचीव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज इफेक्ट की, जिसे रिप्लेस किया गया है। जो हमारे क्लास कंपोनेंट में जो मेथड होते थे लाइफ साइकिल फेसेस को अचीव करने के लिए, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, तो उनकी जगह पे हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट भी सेम काम कर रहा है, बट जहाँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इतने सारे मेथड होते थे डिफरेंट लाइफ साइकिल फेसेस को अचीव करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक मेथड है जो कि है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, और इवन मेरे चैनल पे भी यूज इफेक्ट के बारे में वीडियो है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स को, फेसेस को अचीव कर कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेती हूँ यूज इफेक्ट, क्योंकि ये हुक है रिएक्ट का, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुक है। ऐसे ही जैसे यूज स्टेट है वैसे ही यूज इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो मैंने ले लिया यूज इफेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर होगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और इसमें सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको देना है या नहीं देना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये यूज इफेक्ट क्रिएट किया और इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है, यूज इफेक्ट 1। तो गाइज ये वाला जो यूज इफेक्ट है ना, जो हमने अभी क्रिएट किया, मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ। ये वाला जो यूज इफेक्ट है ना गाइज, ये जो यूज इफेक्ट है ये एवरी रेंडर पे चलेगा, मतलब एवरी टाइम आपके कंपोनेंट में आप कुछ भी चेंज कर रहे हो,
रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, स्टेट अपडेट हो रही है, ये हर बार चलेगा क्योंकि इसमें जो सेकंड पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हो कि फर्स्ट रेंडर पे तो चलेगा ही चलेगा, बट आफ्टर दैट एवरी रेंडर। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब ना हम यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र पे, ठीक है। मैंने रीलोड किया पेज को, तो देखो ये हमारा शो हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक बटन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे हैं, हम बटन के क्लिक पे हम इस स्टेट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस बटन का इस यूज इफेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। बट जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी ब्राउजर में, ये यूज इफेक्ट फिर भी चलेगा। इवन मैं कोई भी चेंज करूंगी ना अपने कंपोनेंट में, स्टेट अपडेट होगी, कुछ भी, ये वर्क करेगा, ये रेंडर होगा, एवरी टाइम रेंडर होगा। अब देखना, अब मैंने क्लिक किया, ये देखो यूज इफेक्ट फिर से चला। मैं इसे रिमूव करके आपको दोबारा दिखाती हूँ। मैंने क्लिक किया बटन पे, ये देखो यूज इफेक्ट फिर से आ गया, ठीक है। अब तो गाइज ये वाला जो यूज इफेक्ट है जिसमें एक ही पैरामीटर है, मतलब सेकंड पैरामीटर आपने नहीं दिया, ये एवरी रेंडर पे चलेगा। तो ये हो गया जी हमारा एवरी रेंडर यूज इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं यूज इफेक्ट की। तो यहाँ पर मैंने अगेन यूज इफेक्ट लिया, ठीक है। इसमें फर्स्ट पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बाद में इसमें सेकंड पैरामीटर भी ऐड होगा जो कि होगा एक एम्प्टी एरे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये एरे एम्प्टी हो, बट अभी ये एरे एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर ये एम्प्टी है तो ये कब वर्क करेगा, ये वर्क करेगा फर्स्ट रेंडर पे, मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा उस टाइम पे ये वर्क करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई चीज़ आप लाइक वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ठीक है, वन टाइम आपने एग्जीक्यूट करवानी है और वो भी फर्स्ट टाइम रेंडर पे करवानी है, तो उसका कोड आप इसमें लिखोगे यूज इफेक्ट में। सेकंड पैरामीटर एम्प्टी है, एम्प्टी एरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक मैसेज दे रही हूँ console.log, ठीक है, यूज इफेक्ट, ठीक है, 2 सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर गए, देखो जब एप्लीकेशन लोड हो रही है फिर सभी एक एक बार एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ बटन पे, देखो सिर्फ जो फर्स्ट वाला था ना, ये वाला ये चल रहा है, एवरी रेंडर पे ये चल रहा है। बट फर्स्ट रेंडर पे, फर्स्ट टाइम पे जो रेंडर हुआ है, मतलब एक बार ही चलेगा फर्स्ट टाइम रेंडर पे, वो ये है सेकेंड वाला यूज इफेक्ट विद एम्प्टी एरे। तो इसे रीलोड किया, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, ये रीलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जो सेकंड वाला हमने क्रिएट किया ये एक ही बार चलेगा, वो भी जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया ऑन अ फर्स्ट रेंडर, ठीक है। अभी हम इसकी रिक्वायरमेंट भी समझेंगे कि किसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। अब हमने एक और यूज इफेक्ट ले लिया, यूज इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो यूज इफेक्ट है इसमें कॉल बैक है, सेकंड पैरामीटर भी है, बट यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है ना, मैं उसमें भी कोई वैल्यू पास कर दे रही हूँ। वैल्यू मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने ये वाली स्टेट जो मैंने लिए ना, मैंने पास कर दी। अब होगा क्या, इसके कॉल बैक के अंदर आप जो भी लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसकी ये स्टेट ट्रू होगी, ठीक है। मतलब कि इसमें हमने डिपेंडेंसी पास कर दी कि भाई अगर तेरी डिपेंडेंसी ट्रू होगी, ये तेरी डिपेंडेंसी वट एवर लॉजिक, आप कुछ भी लॉजिक जो लगा रहे हो उसकी डिपेंडेंसी से रिलेटेड, वो चेक करेगा कि भाई डिपेंडेंसी में वो लॉजिक जो है, वो क्राइटेरिया जो वो मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वो अंदर जाएगा और उसका कोड वो एग्जीक्यूट कर देगा यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया यूज इफेक्ट 3, सेव किया। अब देखते हैं, रीलोड किया तो 1 2 3 1 2, देखो फर्स्ट टाइम पे तीनों ही चले हैं, ठीक है। जब बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन लोड हुई है, ठीक है, तीनों ही चल गए। अब जो
हमने फर्स्ट वाला लिखा था, ये वाला, ये तो आपको पता है एवरी रेंडर पे कुछ भी आप चेंज करोगे, कोई भी स्टेट अपडेट होगी वो चलेगा ही चलेगा। सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे चलेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, नॉट ऑन एवरी रेंडर, और कोई स्टेट भी अपडेट होगी तब भी नहीं वो चलेगा, बट सिर्फ फर्स्ट टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल होता है ना, ऑन लोड पे आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई डाटा ऑन लोड पे शो कराना है, इनिशियली अपना पेज रेडी करना है, तो वो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल। ठीक है, अब बात करते हैं यूज इफेक्ट 3 की। ये कब कॉल होगा? ये कॉल होगा क्योंकि मैंने इसको दे दी डिपेंडेंसी। मैंने कहा जब ये स्टेट ट्रू होगी तो तब वर्क करना, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, ये देखो, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला तो एक्सपेक्टेड था, ये एवरी रेंडर पे होगा, कोई भी स्टेट अपडेट होगी और रेंडर होगा कंपोनेंट तो ये चलेगा। बट जो थर्ड वाला है उसको मैंने डिपेंडेंसी दे दी। मैंने कहा जब स्टेट ट्रू होगी तब तूने चलना है, ठीक है, तभी वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और क्योंकि क्लिक पे मैंने यहाँ पे देखो स्टेट को ना, यहाँ पर देखो स्टेट को सेट किया हुआ है ट्रू, ठीक है। तो जब ट्रू हो रही है वो सेट, तो वो क्या कर रहा है, यूज इफेक्ट को, ठीक है, डिस्प्ले करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो 2 वाला है, ये वाला, ये वाला, ये देखो, ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम रेंडर पे चलेगा। ये जो ऊपर वाला है ये एवरी टाइम चलेगा, कुछ भी हो रहा है आपके कंपोनेंट में, कोई भी चेंज कर रहे हो, कोई भी स्टेट अपडेट हो रही है, ये चलेगा चलेगा, इसका काम है। जो थर्ड वाला है वो डिपेंड कर रहा है सेकंड पैरामीटर की डिपेंडेंसी पे, कि भाई अगर उसमें डेटा है या फिर वो ट्रू हो रहा है या फिर जो भी कंडीशन दे रहे हो, वो तभी उसका जो कोड है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यूज इफेक्ट की ये 3 कंडीशंस तो समझ आ गई होगी। टेंशन मत लो, आगे हम प्रोजेक्ट में भी इस चीज़ को दिखाएंगे कि ये यूज़फुल क्यों है इतना, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि ये चलता किस सिचुएशन पे है, मतलब क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस है जिसमें ये डिफरेंट यूज इफेक्ट के जो पैरामीटर है या क्राइटेरिया है वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज इफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लाइफ साइकिल मेथड्स को अचीव कर सकें, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे हम क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट, 2 डिफरेंट मेथड को हम यूज़ करते थे, बट उन सबको कंबाइन करके एक मेथड दे दिया यूज इफेक्ट। अब जो यूज इफेक्ट है ये कंपोनेंट डिड अपडेट का भी काम कर रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट का भी काम कर रहा है। तो गाइस कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है अब हम वो डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट विल अनमाउंट जब आपका जो कंपोनेंट है वो रिमूव हो रहा है डोम से, ठीक है, मतलब उसको फ्री किया जा रहा है डोम से, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए रिएक्ट की एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी चेक किया है, ठीक है। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे इन्होंने देखो पहले तो इन्होंने डिपेंडेंसी दी है कि डिपेंडेंसी की रूम आईडी और सर्वर यूआरएल जब अवेलेबल होंगे तभी इसके अंदर का जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कोई कनेक्शन बनाया, क्रिएट कनेक्शन मेथड इन्होंने यूज़ किया, कोई इनबिल्ट मेथड है जो कि ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन हो गया, कनेक्शन बनने के बाद उस कनेक्शन को इन्होंने डिसकनेक्ट भी किया है। तो अगर आप कंपोनेंट विल अनमाउंट परफॉर्म नहीं करते, कनेक्शन को डिसकनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, कनेक्शन तो बार बार आप परफॉर्म कर ही रहे हो। अगर आपका कोई कोड आपने ऐसा लिखा है कि हर बार जब भी ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होगी आपका कंपोनेंट जो है वो रेंडर होगा, ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू आएगी सर्वर यूआरएल और रूम आईडी की, तो ये कोड चलेगा ही चलेगा, मतलब कनेक्शन बार बार बन रहा है। बट अगर आप उस कनेक्शन को डिसकनेक्ट नहीं कर रहे तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये डिफरेंट काइंड की ना आपको वार्निंग्स आने लग जाती हैं कंसोल में। आपने देखा होगा बहुत बार आपको एरर आती है, मेमोरी लीक की एरर आती है, तो वो एरर कई बार समझ नहीं आती, तो ये इसी वजह से होती है। और भी कई रीजंस होते हैं, बट ये भी एक रीज़न होता है कि अननेसेसरी आपको वार्निंग्स आएंगी कंसोल में,
ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए इन्होंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया, कनेक्शन डॉट डिस्कनेक्ट, मतलब जितनी बार कनेक्शन कनेक्ट हुआ उतनी बार उसको डिस्कनेक्ट भी किया गया। ठीक है। बाकी गाइज इन्होंने इस एग्जाम्पल की डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप लोग जाकर इसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है, डीपली। और मोस्टली ये वहाँ पे यूज़ होता है कंपोनेंट विल अनबाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कनेक्शन वगैरह बिल्डअप कर रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो, उसे डिस्कनेक्ट करना, या आपने कोई ऐसी कैलकुलेशन लिखी है या फिर कोई ऐसा मेथड यूज़ किया जो कि कंटिन्यू कॉल होता है। ठीक है, बाद में अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के बाद या फिर अपना वो एक पर्टिकुलर टाइम के वर्क करने के बाद आपको उस कंपोनेंट को या फिर उस मेथड को या उस वेरिएबल को अनमाउंट भी करना है। ठीक है, फ्रॉम डॉम। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है जहां पर आप यूज इफेक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, इंटरनेट पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके साथ गाइस देखिए हमारा जो लाइफ साइकिल वाली थिंग है हमने कवर अप कर ली है, जितना रिक्वायर्ड था उतना तो हमने कवर कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिएक्ट में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के अलावा और भी हुक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते बट पता होना चाहिए, तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे हुक्स की। तो अभी तक हमने यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, हुक्स को यूज़ करना देखा और इनकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी। अब हम बात करते हैं और अनदर हुक्स जो कि रिएक्ट में यूज़ किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते बट हाँ रिक्वायरमेंट है इनकी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट मेंशन की है कुछ और हुक्स की जो कि रिएक्ट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे यूज़ रेफ हो गया, यूज़ मेमो हो गया, यूज़ कॉल बैक, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ रिड्यूसर। मे भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने इनमें से कुछ के नाम सुने भी हो और मे भी कुछ के नाम ना भी सुने हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम जाते हैं यूज़ रेफ की तरफ। यूज़ रेफ क्या होता है, यूज़ रेफ को यूज़ क्यों करना है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट यूज़ करने की होती कहाँ पे है। तो यूज़ रेफ क्या करता है, प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस द इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डॉम एलिमेंट। बेसिकली you can manipulate DOM without causing re-renders actions such as a focus blur। तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप यूज रेफ यूज़ कर रहे हो तो आप जो डॉम के एलिमेंट है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डॉम के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास इनपुट टैग होता है, स्पैन होता है, बटन होता है। ठीक है, उनको आप डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब उनको कह सकते हो चेंज कर सकते हो विदाउट कॉजिंग री रेंडर। मतलब कि आपने चेंज भी कर दिया और आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर भी नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली आप डॉम के एलिमेंट में जाकर चेंजेस कर सकते। ठीक है, और किस तरीके के एक्शन को अचीव कर सकते हो, जैसे कि फोकस हो गया, ब्लर हो गया, आप इस तरीके के कुछ एक्शंस को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि हाउ टू मैनिपुलेट डॉम, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हो कि यूजिंग अ यूज रेफ वी कैन डू दैट। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यूज रेफ को यूज करके आप डायरेक्टली डॉम के एलिमेंट के साथ डील कर सकते हो और उसके जो एलिमेंट्स है उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज है, विदाउट कॉजिंग री रेंडर। ठीक है, इसमें मे बी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो अभी तक हमने यूज स्टेट को यूज किया। ठीक है, तो यूज स्टेट में क्या होता था, हम क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, फिर उसकी स्टेट को सेट करते थे। तो होता क्या है, जब भी स्टेट सेट होती है किसी वेरिएबल की, जो भी आपने लिया है, जो भी स्टेट ली है, जब वो सेट होगी या फिर वो स्टेट जब अपडेट होगी तो आपका जो कंपोनेंट होगा ना, जो भी आपने बनाया होगा वो री रेंडर होगा, मतलब कि वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आप कह सकते हो तभी आपके चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट करेंगे और शो करेंगे स्क्रीन पे। बट जब आप यूज रेफ यूज कर रहे हो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, वो डायरेक्टली जाके डॉम में चेंजेस कर देगा और आपका कंपोनेंट री रेंडर भी नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट है इसको यूज करने का। अब यूज रेफ को यूज करना कैसे है, इसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कैसे करना, उसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चले गए
तो ये मेरा कंपोनेंट है होम वाला, ठीक है। यूज रेफ को यूज़ करना, क्योंकि ये हुक है तो इसको पहले इंपोर्ट करना है, यूज रेफ, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉम का एलिमेंट लिया जो कि है इनपुट, ठीक है जी। इनपुट ले लिया और इनपुट है, टाइप है इसकी टेक्स्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया, बटन क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल एक इवेंट क्रिएट किया, ऑन क्लिक, ठीक है। हैंडल रेफरेंस, कुछ ऐसा मैंने नेम दे दिया। और यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट इसे कॉल करना है, ठीक है। ओके, अब यूज रेफ हमने इंपोर्ट किया, अब यूज रेफ को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया कॉन्स्ट, अब इसे एक नेम दे देते हैं, रेफ इक्वल टू यूज रेफ, ठीक है। और यूज रेफ इनिशियली 0 है, नल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया रेफ इक्वल टू रेफ। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू ABC, वेरिएबल का नेम कुछ भी दो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज रेफ को यूज करके आप डायरेक्टली डॉम के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। पहले तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट आ क्या। तो ये देखो, ये हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है और ये हमारा बटन है, ठीक है। तो अभी जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उस इवेंट के क्लिक पे कुछ उसको बोला ही नहीं कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो ये हमने रेफरेंस पास किया ना, रेफरेंस पास करने का मतलब है कि भाई तूने इस एलिमेंट को टारगेट करना है, इसको रेफरेंस करना है, तूने इसको रेफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया वैल्यू डॉट करंट। अब ये करंट कहाँ से है, देखो सीधी सी बात है, ये जो करंट है, जब भी आप यूज रेफ को यूज करोगे ना, और इसके रेफरेंस में आपको हमेशा ये करंट नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसके फर्दर आपको दूसरी प्रॉपर्टीज मिलेगी, जैसे ब्लर, फोकस, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो करंट हमेशा आएगा इसके रेफरेंस में, ठीक है, जो भी रेफरेंस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आ गया वैल्यू डॉट करंट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, हमें ब्लर मिलेगा, हमें फोकस मिलेगा, ये डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जी फोकस मेथड, ठीक है। सेव किया और हम गए अपने ब्राउजर में, मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो अब जब मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो देखो मेरा जो फोकस है, कर्सर है, वो इनपुट एलिमेंट के अंदर आ रहा है। इससे पहले ये नहीं था, मैं आपको ये कमेंट करके भी दिखाती हूँ। सेव किया, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने क्लिक किया, देखो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं फिर से इस कोड को अनकमेंट करती हूँ। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो वो जो कर्सर है वो हमारे इनपुट बॉक्स में आएगा, ये देखो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफर कर रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो यूज रेफ है काम करता है, ठीक है गाइज। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है यूज मेमो। और हाँ, यूज मेमो और कॉल बैक, इनको अभी हम छोड़ देते हैं। ये तीनों जो है ना, ये तीनों यूज होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को आप कैसे इंप्रूव करोगे, दिस इज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एंड यूज रेफ फॉर डॉम मैनिपुलेशन विदाउट री-रेंडर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि डॉम के साथ आप कैसे डील करोगे डायरेक्ट, बिना लाइक अगर आपको डॉम को मैनिपुलेट करना है तो कैसे करोगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई यूज रेफ यूज करेंगे। अब जो मैंने एग्जांपल दिए सिर्फ यही नहीं, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो यूज रेफ के साथ, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड्स की, जैसे यूज रेफ, मेमो, यूज कॉल बैक। ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस, बट कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज मेमो की। यूज मेमो होता क्या है, ये कैसे यूज करेंगे, कैसे ये वर्क करता है कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो देखते हैं। क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है, बट हाँ काम थोड़ा अलग वे से करते हैं, मतलब थोड़ा अलग वे से डाटा के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। तो
ये दोनों जो है यूज़ कॉल बैक और यूज़ मेमो, इन दोनों के बारे में पहले हम रीड करते हैं, ठीक है। तो यूज़ कॉल बैक एंड यूज़ मेमो आर बोथ रिएक्ट हुक्स दैट हेल्प ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिएक्ट एप्लीकेशन बाय मेमोइजिंग वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों ही ऑप्टिमाइज करते हैं एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। द यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक हुक्स आर सिमिलर। देखो वो कह रहा है कि ये दोनों सिमिलर है। द मेन डिफरेंस इज दैट यूज मेमो रिटर्न अ मेमोइज वैल्यू एंड यूज कॉल बैक रिटर्न अ मेमोइज फंक्शन। वो कह रहे हैं यूज मेमो जो है वो मेमोइज वैल्यू रिटर्न करेगा और जो यूज कॉल बैक है वो मेमोइज फंक्शन रिटर्न करेगा। बट अब ये मेमोइज क्या है, मेमोइज फंक्शन, मेमोइजेशन क्या होती है? तो देखो मेमोइजेशन क्या होती है guys, memoization is a technique where the result are stored to avoid doing the same computation many time। ये एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें आपको पता है कि सेम तरीके की कंप्यूटेशन जो है उसको अवॉइड किया जाता है, बार बार की सेम तरीके की कैलकुलेशन परफॉर्म ना हो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सेम तरीके की कैलकुलेशन बार बार परफॉर्म नहीं होगी तो आपका जो एप्लीकेशन उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है। अब आपको पता लग गया होगा भाई ये दोनों जो है यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो जो है ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मतलब कि मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी तो आप क्या करोगे। आप बोल सकते हो देयर आर द lot of optimization method provided by React or optimization hooks which we can use like use callback, use memo। किस सिचुएशन में यूज़ करना वो अभी हम डिस्कस करें, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सिचुएशन आ जाती है, आपको कोई पूछे कि भाई हाउ टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन इन React, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये आंसर देना आना चाहिए अगर आपने इंटरव्यू क्रैक करना है तो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले प्रैक्टिकली समझते हैं यूज मेमो को। भाई यूज मेमो हमारी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो गाइस यूज मेमो कह रहा है कि यूज करना कहाँ पे, यूज मेमो यूज व्हेन यू हैव एन एक्सपेंसिव कैलकुलेशन एंड यू वांट टू अवॉइड रिकैलकुलेटिंग इट ऑन एवरी रेंडर। देखो सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप भी चाहोगे कि आपके कंपोनेंट के एवरी रेंडर पे वो जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन है वो मतलब कॉल ना हो, वो फंक्शन कॉल ना हो या फिर वो कैलकुलेशन परफॉर्म ना हो अननेसेसरी। अगर आपको वो चाहिए नहीं तो आप क्यों उस बड़े कोड को री रेंडर करवाना चाहोगे या फिर उस एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को री रेंडर करवाना चाहोगे। ऑब्वियस ही बात है वो आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को भी स्लो करेगा, ठीक है। तो इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि यूज मेमो यूज करना कहाँ पे है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल सी एक कैलकुलेशन हम क्रिएट करते हैं जिसमें मैंने एक बटन ले लिया, ठीक है, बटन ले लिया और बटन का नाम मैंने रख दिया इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। यूज मेमो की ये एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक काउंट कॉमा सेट काउंट, ठीक है। अब गाइज यूज स्टेट मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कैसे यूज करना है, ओके। और यूज स्टेट यूज कर रहे हो क्योंकि ये हुक है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी आप हुक्स यूज करोगे रिएक्ट में सबको आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ओके, ये सिंगल क्विट्स में आएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो काउंट है ये यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे काउंट को, यहाँ पर H1 में करली ब्रेसेस क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काउंट का वेरिएबल था वो मैंने डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे हम एक इवेंट लेंगे, ऑन क्लिक पे एक इवेंट क्रिएट करेंगे जो होगा हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इसे हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सेट काउंट। सेट काउंट में आप क्या कर रहे हो, काउंट +1,
ठीक है, सेव किया और यहाँ पर गए तो ये अबाउट कंपोनेंट में हम कर रहे हैं, तो यहाँ आ गया अबाउट, ठीक है, रिफ्रेश, और जो हमारा काउंट है वो इनिशियली 0 है, ठीक है, यहाँ पे गए। अब मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, देखो जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो वो जो काउंट है वो 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल सी फंक्शनैलिटी है। ओके, उसके बाद मैंने एक और फंक्शनैलिटी इसमें क्रिएट की, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, लाइक कोई फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रही हूँ मैं, ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया कॉन्स्ट, और फंक्शन का नेम मैंने कैलकुलेशन रख दिया, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम इस कैलकुलेशन नाम के मेथड को कॉल करेंगे, यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन रिस्पॉन्स, जो भी रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे ये मेथड, और इस मेथड में हम जो काउंट है उसको पास करेंगे, और ये जो कैलकुलेशन मेथड है जो मैंने यहाँ पे बनाया, इसमें हम देखो काउंट को पास करें, तो यहाँ पर हमने काउंट को कैच भी कर लिया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न कर देती हूँ, मतलब जो भी हमारे नंबर में आए, मतलब काउंट वाली वैल्यू में है, उसमें प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, उसमें 4 को प्लस कर दो। ये एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी ऐसी हो, कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा लूप है जो कि बहुत टाइम ले रहा है, इन्फिनिटी काइंड ऑफ, है ना, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन भी हो सकती है। ये मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक मेथड बनाया, इस मेथड को यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल कर दिया, और जब भी काउंट में वैल्यू जाएगी, जो भी वैल्यू सेट होगी वो इस मेथड में जाएगी, और यहाँ पर ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा, जो भी नंबर आएगा उसको 4 के साथ प्लस करके रिटर्न कर देगा, और जो भी रिटर्न करेगा वो आ जाएगा कैलकुलेशन रिस्पॉन्स में। तो हम कैलकुलेशन रिस्पॉन्स को भी यहाँ पर H2 में डिस्प्ले कर लेते हैं, कैलकुलेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कंसोल कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें पता रहे कि ये कैलकुलेशन फंक्शन जो है ये कब कॉल हो रहा है, कैलकुलेशन फंक्शन, ठीक है। सेव किया, हम यहाँ पर गए और मैंने रिफ्रेश किया, ओके। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि किसका कौन सा रिस्पॉन्स है, ये काउंट का रिस्पॉन्स है, और ये कैलकुलेशन रिजल्ट, ठीक है जी, सेव किया, ओके। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, तो मैंने रिफ्रेश किया, तो कैलकुलेशन रिजल्ट इनिशियली 4 है और काउंट 0 है, तो मैंने इसे हम क्लीन करते हैं, और फिर मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया। तो जब देखो मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रही हूँ उस टाइम पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल ही उस टाइम पे करवाया जब काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। हमने काउंट पास किया तो क्या हो रहा है, काउंट में जो वैल्यू जा रही है वो वैल्यू वो 4 के साथ प्लस करके हमें रिटर्न दे रहा है, और हमारे पास यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, ये ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक और फंक्शनैलिटी बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बटन लिया और बटन का नेम मैंने रख दिया ऐड यूज़र, ठीक है, यूज़र नेम यूज़र रख देते हैं, ठीक है, ऐड यूज़र। यहाँ पर मैंने एक इवेंट लिया ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैंने लिया ऐड यूज़र इवेंट, ऐड यूज़र हैंडल दे सकते हैं हम, ठीक है। और इस इवेंट को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, कॉन्स्ट। अब क्योंकि बटन के क्लिक पे मैं ऐड कर रही हूँ यूज़र को, तो मुझे एक स्टेट चाहिए जिसमें मैं यूज़र को स्टोर भी कर सकूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया कॉन्स्ट यूज़र कोमा सेट यूज़र इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। तो ये एक एरे होगा क्योंकि मल्टीपल यूज़र भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जब मैं ऐड यूज़र पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक कर रही हूँ, तो हम इसकी स्टेट को सेट करें। कैसे सेट करना है, सेट यूज़र, ठीक है,
अब क्योंकि ये एरे है तो हमने क्या किया भाई, जो पुराने यूज़र हैं वो तो रहेंगे और साथ में न्यू यूज़र भी हम ऐड करेंगे। अब जिसे ये फंक्शनैलिटी नहीं समझ आ रही, मैं उनको बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है। मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने स्प्रेड ऑपरेटर पहले नहीं यूज़ किया, काम नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं, जो स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। वैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर क्या कर रहा है, हम उसको बता रहे हैं सेट यूज़र को कि भाई ये एक एरे है, ठीक है, ये एरे है, ठीक है। एरे में हम क्या करें, जो यूज़र में ऑलरेडी है डेटा वो रहेगा स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, ठीक है। 3 डॉट मतलब कि पुराना डेटा यूज़र का रहेगा, कॉमा प्लस कॉमा जो नया यूज़र का डेटा है वो भी ऐड हो जाए, मतलब पुराना ऐसे ही रहे और नया भी उसमें ऐड होता जाए। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, तो यूज़र में ये डेटा ऐड कर रहे हैं, पर यूज़र की जो लिस्ट है उसको भी हमें कहीं ना कहीं पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर हम यूज़र की जो लिस्ट है, जो एरे ऐड होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, वो एरे जब वो ऐड करेगा तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम आइटरेट करेंगे या फिर रेंडर करेंगे, कुछ भी बोल लो। तो ये जो यूज़र है ये एक एरे है, तो इसको रेंडर कैसे करना है, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा रेंडर कैसे करना है या आइटरेट कैसे करना है एरे को। तो ये एक एरे है, डॉट मैप, मैं मैप मेथड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 पैरामीटर, आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो इसमें मैंने लिया रिटर्न डिव, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आइटम में आ रहा है वो, और यहाँ पर मैंने पास कर दी की क्यों पास करनी है, ताकि एवरी चाइल्ड जितना भी मतलब कि लिस्ट आइटरेट होगी, हर एक लिस्ट के एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी हो, अदरवाइज ये वार्निंग देता है, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स पास कर, अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने गाइस काउंट की फंक्शनैलिटी को देखा। जब काउंट बटन पे क्लिक करते थे तो कैलकुलेशन होती थी, काउंट का नंबर भी डिस्प्ले होता था। अब ऐड यूज़र वाली हमारी जो फंक्शनैलिटी वो भी ऐड हो गई है। तो इसे मैं रिफ्रेश करती हूँ। हमने क्या किया, H3 में मैंने यहाँ पे H3 में ले लिया यूज़र लिस्ट, ठीक है। ओके, रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, तो इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे काउंट नंबर 1 बाय 1 बढ़ रहा है, कैलकुलेशन भी हमारी चल रही है। उसके बाद मैंने यूज़र लिस्ट वाले बटन पे क्लिक किया, इसे मैं क्लीन फिर से कर रही हूँ, ठीक है। यूज़र लिस्ट पे क्लिक किया, तो देखो यूज़र लिस्ट पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तब भी वो कैलकुलेशन वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, जबकि उसको कॉल होना ही नहीं चाहिए, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो हमने फंक्शनैलिटी बनाई थी ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। जब भी इंक्रीमेंट का इवेंट कॉल हो रहा है उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, सेट काउंट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सेट हो रही है। फिर उसके बाद हमने जो ये मेथड बनाया था कैलकुलेशन का, उसमें हमने काउंट की वैल्यू को पास कर दिया। यहाँ पर देखो काउंट की वैल्यू को पास कर दिया और जो भी पास हुई उसमें 4 को ऐड करके रिटर्न कर दिया। जो रिटर्न हो रहा है ये इसमें आ रहा है, रिजल्ट में आ रहा है और वो हम यहाँ पे डिस्प्ले। तो ये तो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। बट जो मैंने यहाँ पे ऐड यूज़र वाली चीज़ बनाई, ये ऐड यूज़र के क्लिक पे हमने एक इवेंट को कॉल किया, उसके बाद हमने यूज़र लिस्ट को ऐड किया। इसका इस फंक्शनैलिटी से, ये फंक्शनैलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। हमने लिस्ट को आइटरेट किया है ना, बट ये जो ऐड यूज़र की फंक्शनैलिटी है इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसका काउंट इंक्रीमेंट से कुछ लेना देना नहीं। तब भी हो क्या रहा है, जब मैं ऐड यूज़र पे क्लिक कर रही हूँ वो देखो कैलकुलेशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो अननेसेसरी कॉल कर रहा है, कुछ उसको लेना देना नहीं है। कैलकुलेशन फंक्शन कॉल भी नहीं हो रहा, वो फिर भी कॉल कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही थी। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब क्या करोगे। अब गाइज एक चीज़ ना अच्छे से ध्यान से समझना, ज़रूरी नहीं है कि वो अननेसेसरी कॉल होने वाला फंक्शन एक ही हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है इतनी छोटी सी ही कैलकुलेशन होगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है
वो मेथड आपके कंपोनेंट में ही अवेलेबल हो, वो कहीं बाहर का मेथड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो मेथड है ये कहीं और भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली, कंपोनेंट में फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं calculation.js। ठीक है, तो ये जो आपने मेथड बनाया ना, और मुझे पता है इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी ना आप में से बहुत सारे लोग आएंगे जो कि इसमें भी कमी निकालेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो मे बी मेरे से बेटर भी बहुत लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। जो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझा मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। ठीक है, जो मुझे लगता है, जो मुझे बेस्ट आइडिया लगता है। ठीक है गाइस, तो हम उस अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर मैंने उस मेथड को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब कोई ना, तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशन को एक्सपोर्ट कर दिया। क्योंकि ये एक्सपोर्ट हुआ है तो यहाँ पर अब ये हमारे ये सेम कंपोनेंट में नहीं है, तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो चीज़ वही है, मतलब जैसे ये पहले काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। बट मैंने आपको बता दिया कि अगर वो कैलकुलेशन वाला मेथड कहीं और से आ रहा हो तो आप क्या करोगे। अब ऐसा नहीं है एक ही मेथड होगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करें, ये सेम ही रिएक्शन होगा इसका, मतलब सेम ही अननेसेसरी रेंडरिंग हो रही होगी जैसे पहले हो रही थी। इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, काउंट चल रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन चल रही है। अब इसको क्लीन कर दिया मैंने, फिर से मैंने जब ऐड यूज़र पे क्लिक किया, देखो तब भी वो कैलकुलेशन फंक्शन को कॉल कर, जबकि ऐड यूज़र का कुछ उससे लेना देना नहीं है, वो सेपरेट है फंक्शनैलिटी है और वो सेपरेट फंक्शनैलिटी, वो कहाँ कैलकुलेशन का मेथड है। ऐड यूज़र करते वक्त उसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी वो कॉल हो रहा है। तो इस अननेसेसरी रेंडरिंग को, ठीक है, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम यूज़ मेमो का यूज़। अब आप इसको पढ़ो, ये क्या कह रहा है। अब आपको ये डेफिनेशन समझ आई। ये कह रहा है यूज़ मेमो व्हेन यू हैव अ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। ठीक है, एंड यू वांट टू अवॉइड द रीकैलकुलेटिंग इट ऑन एवरी रेंडर। देखो ये सेम चीज़ कह रहा है कि यूज़ मेमो कब यूज़ होता है, जब आपको एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, री रेंडरिंग को अवॉइड करना है, अननेसेसरी जो री रेंडरिंग होती है उसको, रीकैलकुलेटिंग को आपने जब अवॉइड करना तब यूज़ मेमो। अब हमारी सेम सिचुएशन है, मतलब जो ये कह रहा है ना वो हमारी सेम सिचुएशन। अब आएगा यूज़ मेमो क्राइटेरिया में। अब देखते हैं कि ये कैसे इस अननेसेसरी रेंडरिंग को, अननेसेसरी जो वो फंक्शन कॉल हो रहा है उसको कैसे कवर करेगा, उसको कैसे बचाएगा। ठीक है, अब यूज़ मेमो का जो सिंटैक्स है हम वो देखते हैं। यूज़ मेमो क्योंकि हुक है तो पहले ये इंपोर्ट होगा, तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो गाइज हमने यूज़ मेमो को देखो इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया यूज़ मेमो। ठीक है, यहाँ पर आ गया कॉल बैक, और जो इसका सेकंड पैरामीटर होगा वो होगी एक तरीके की डिपेंडेंसी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर है उसमें तो मैं ये जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा था मैं इसी को पास कर रही हूँ। ठीक है, और जो इसकी डिपेंडेंसी है मैंने उसको बता दिया कि भाई इस फंक्शन को कॉल कब करना है, जब काउंट जो है, काउंट की स्टेट अपडेट होगी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया काउंट। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो फ़र्क क्या हुआ, जो पहले लिखे था इसमें, पहले से अब में क्या फ़र्क है। पहले हम कैलकुलेशन को सीधा कॉल कर रहे थे, उसको नहीं पता था मुझे कब कॉल होना है कब नहीं, उसको बताया ही नहीं गया। अब जब यूज़ मेमो आया तो उसने बता दिया कि भाई जब काउंट जो है ना, जब इसकी स्टेट में चेंजेस होंगे, जब इसकी स्टेट अपडेट होगी तभी तूने कैलकुलेशन मेथड को कॉल करना, अननेसेसरी उसको कॉल नहीं करते रहना। ठीक है, सेव करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये कैसे परफॉर्म करता है। मैंने रिफ्रेश किया पेज को। ठीक है, जो पहले हम टेस्टिंग करते थे, इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो देखो कैलकुलेशन मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, पहले भी ऐसे ही था, होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब काउंट जो है उसकी स्टेट अपडेट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, और उससे रिलेटेड वो फंक्शन है। और पहले क्या होता, जब आप ऐड यूज़र पे क्लिक करते थे तब भी कैलकुलेशन फंक्शन कॉल होता था, बट अगर अब आप इस पर क्लिक कर रहे हो, ये देखो ऐड यूज़र,
तो वो कैलकुलेशन वाला कंपोनेंट कॉल नहीं हो रहा, ये देख रहे हो, सिर्फ ऐड यूज़र वाली फंक्शनैलिटी चल रही है। अगर आप इस पर क्लिक करो तो वो देखो, अगर मैं फिर से इस कोड को रिवर्ट कर दूं तब भी आप डिफरेंस देख सकते हो। तो इसको मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे कमेंट कर दिया, ठीक है, पुराने कोड की तरह ही चेक करते हैं ताकि जो छोटा मोटा डाउट है वो भी ना रहे। रिफ्रेश किया, अब देखो जब मैंने ऐड यूज़र पे क्लिक किया तब भी देखो कैलकुलेशन फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। ऐड यूज़र को कुछ लेना देना तो नहीं है, सिर्फ इंक्रीमेंट पे होना चाहिए। ये देखो, पर ये दोनों पे ही चल रहा है कैलकुलेशन फंक्शन, ये वाला फंक्शन। ये देखो यहाँ पे हमने कंसोल लिखा ना, तो अननेसेसरी कॉल हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज़ मेमो में उसको रैप कर दिया मेथड को। तो अब अगर आप चेक करोगे, आप ऐड यूज़र पे क्लिक करोगे तो वो जो कंपोनेंट है कैलकुलेशन वाला वो रेंडर नहीं होगा, सिर्फ ऐड यूज़र की ही फंक्शनैलिटी देखो चल रही है, दूसरी फंक्शनैलिटी को वो देख भी नहीं रहा। बट इंक्रीमेंट पे क्लिक करोगे चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमने डिपेंडेंसी दी है कि जब काउंट होगा तभी तुझे वर्क करना है। तो ये था गाइस यूज मेमो, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने डेफिनेशन रीड की ना यूज मेमो की, कि व्हेन यू वांट टू यू नो अवॉइड अननेसेसरी रिकैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज मेमो के थ्रू ही हुई है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ ली है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूज कॉल बैक की, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमो की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेमो कहाँ से गए। मेमो भी एक मेथड है जो कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेमो यूज करना कहाँ है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहले इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जो मेमो है उसको यूज कहाँ करना है, ठीक है, ठीक है। तो मेमो मेथड क्या है, React memo is a high order component that wraps around a component to avoid unnecessary re-rendering in case where the props passed to the child component are same। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, उसके प्रॉप सेम है, मतलब उसका डेटा चेंज नहीं हो रहा, डेटा स्टैटिक है, ठीक है, बट उसका जो कंपोनेंट है वो अननेसेसरी री रेंडरिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम मेमो को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मे बी आपको डेफिनेशन से फिर से ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कॉन्टेक्टस का कंपोनेंट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट में हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने दिया चाइल्ड टू डू। उसमें मैंने बस इतना लिख दिया, हाय दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, और उसमें एक कंसोल मैसेज दे दिया चाइल्ड कंपोनेंट, और इसको सेव कर दिया, और ये मैंने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट की है, ठीक है। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट को हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको चाइल्ड कंपोनेंट क्यों कह रही हूँ, वैसे तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है, बट जब हम इसको कॉन्टैक्ट में इंपोर्ट करेंगे तो ये चाइल्ड हो जाएगा किसका, कॉन्टेक्टस का। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया इंपोर्ट चाइल्ड टू डू, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया चाइल्ड टू डू, ठीक है, सेव किया। अब हो क्या रहा है, कॉन्टेक्टस पेज पे जब हम जाएंगे हम देखेंगे कि हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं, या फिर री रेंडर हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम गए कॉन्टेक्ट पेज पे, ठीक है। तो देखो जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है, ये देखो यहाँ पे है कॉन्टेक्ट और यहाँ पे है चाइल्ड, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉन्टेक्ट होगा और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट से जो टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट में क्योंकि कॉन्टेक्टस जो है वो पेरेंट है किसका, चाइल्ड टू डू का, ठीक है। क्योंकि देखो ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट करके यहाँ पे मेंशन किया, तो ऑब्वियस है कि ये इसका चाइल्ड होगा। तो यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में हम एक फंक्शनैलिटी बनाते हैं। मैंने एक बटन लिया, बटन का नाम लिया डिक्रीमेंट, और यहाँ पर मैंने एक इवेंट बनाया ऑन क्लिक, और इवेंट का नाम हम रख देते हैं डिक्रीमेंट हैंडल। यहाँ पर एक स्टेट ले लेते हैं अगेन काउंट की,
ठीक है। और ये जो हमने इवेंट बनाया इसे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिक्रीमेंट इवेंट, डिक्रीमेंट हैंडल। तो यहाँ पर हम करेंगे सेट काउंट, काउंट जो है उसमें +1 कर दो, और यहाँ पर हम काउंट को शो कर देंगे डिक्रीमेंट के बटन के साथ ही। ये हो गया काउंट, ठीक है। इसको सेव कर दिया, मैंने रिफ्रेश किया पेज को। अब इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने डिक्रीमेंट पे क्लिक किया, देखो 1, ओके हमने डिक्रीमेंट करना है ना, मैंने प्लस दे दिया, यहाँ माइनस आएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, डिक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं बटन पे, -1 -2। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जो इसका चाइल्ड कंपोनेंट है ना वो रेंडर हो रहा है बार बार, है ना। चाइल्ड कंपोनेंट में हम कुछ कर भी नहीं रहे और उसका इतना कोई यूज़ भी नहीं हो रहा, उसमें बस एक स्टैटिक सा टेक्स्ट पड़ा हुआ। अब फॉर एग्जांपल मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट हो और उसमें भी कुछ इसी तरीके का स्टैटिक डेटा हो, मतलब प्रॉप्स वगैरह नहीं आ रहे, प्रॉप्स वगैरह चेंज नहीं हो रहे और इसी तरीके का डेटा है कुछ, और बहुत सारे स्टैटिक कंपोनेंट है एज अ चाइल्ड कॉन्टेक्ट्स के अंदर, और वो अननेसेसरी ऐसे ही रेंडर हो बार बार जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये भी देखो आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। इसको कैसे आप रिमूव करोगे, यहाँ पर फ्रेम में आ जाता है मेमो। तो आप यहाँ पर मेमो हुक्स को कॉल कर लो, मेमो, ठीक है। और इसे एक्सपोर्ट करने से पहले वहाँ पे मेमो में रैप कर दो, सेव कर लो। अब आप देखो इसे मैंने रिफ्रेश किया, क्लीन किया। अब जब आप डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करोगे आप देखोगे वो जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना वो अननेसेसरी रेंडर नहीं हो रहा। दैट इज अ पावर ऑफ मेमो। इसने आपकी एप्लीकेशन को देखो ऑप्टिमाइजेशन भी कर दी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर नहीं हो रहा है, अननेसेसरी कॉल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस आपकी एप्लीकेशन पे लोड नहीं होगा, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को रीड करो, जो कि अभी तक हमने की थी रीड, वो अगर आप रीड करो, अब आप मेमो की जो डेफिनेशन है उसको रीड करो फिर से। अब आपको समझ आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। रिएक्ट मेमो इज अ हायर ऑर्डर कंपोनेंट दैट रैप्स अराउंड अ कंपोनेंट। उसने बोला रैप्स अराउंड अ कंपोनेंट, हमने भी देखो रैप ही किया है इसे, है ना। उसके बाद वो कह रहा है टू अवॉइड अननेसेसरी रेंडरिंग इन केस वेयर द प्रॉप्स पास टू द चाइल्ड कंपोनेंट आर सेम। यही तो हो रहा है, कंपोनेंट में जो प्रॉप्स पास हो रहे हैं वो सेम है, मतलब डेटा तो चेंज हो ही नहीं रहा, कहीं से भी डेटा सेम ही आ रहा है। अब आप बोलोगे कि इसमें प्रॉप्स तो पास नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें प्रॉप्स भी पास कर देती हूँ। लो मैंने इसमें पास कर दिया नेम, सीमा, ठीक है। अब प्रॉप्स तो सेम ही है, सीमा ही जाएगा हर बार। और मैंने यहाँ पर लिया प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट नेम, यहाँ पे प्रॉप्स आ जाएगा, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लीन किया, और ये देखो अभी भी वो नहीं डिस्प्ले करे, क्योंकि जो प्रॉप्स है वो सेम है, प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पहले वैल्यू कुछ सीमा आ रही थी, बाद में कुछ और आ रही है, बाद में कुछ और डेटा आ रहा है, या कोई नंबर है पहले 1 था फिर 2 है फिर 3। प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे, प्रॉप सेम है। तो अगर प्रॉप सेम है और आपका चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर हो रहा है इन प्रॉप सेम कंडीशन, इस चीज़ को याद रखना, तो आप मेमो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ देखो ये यहाँ पे बोल रहा है, और इस चीज़ को हमने प्रूफ कर दिया है कि भाई अननेसेसरी रेंडरिंग अगर आपके चाइल्ड कंपोनेंट की हो रही है जिसके प्रॉप सेम है तो आप मेमो यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको मेमो मेथड भी समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूज़ कॉल बैक की। यूज़ कॉल बैक कैसे यूज़ करना है, वो कब फ्रेम में आता है, क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूज़ कॉल बैक की। यूज़ कॉल बैक यूज़ कहाँ पे करना है। दिस हेल्प्स ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रेंडरिंग ऑफ अ चाइल्ड कंपोनेंट। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है अननेसेसरी रेंडरिंग, मतलब कि जो कि ज़रूरत ही नहीं है उस तरीके की रेंडरिंग ऑफ अ चाइल्ड कंपोनेंट। वन रीज़न टू यूज़
use callback is to prevent a component from re-rendering unless its prop has changed. वो कह रहा है कि एक मेन जो रीज़न है यूज़ कॉलबैक को यूज़ करने का कि प्रिवेंट किया जाए एक कंपोनेंट को फ्रॉम री रेंडरिंग जब उसके प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब कि मेमो में क्या हुआ कि हमने कहा कि भाई अगर प्रॉप्स सेम है तो आप मेमो यूज़ कर सकते हो, ये कंट्रोल कर लेगा, बट अगर प्रॉप्स चेंज हो जाते हैं तब आप क्या करोगे, तब यूज़ कॉलबैक को यूज़ करोगे, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारा जो स्टेट था, मतलब हमारा जो प्रॉप हम पास कर रहे थे वो सेम था, इसलिए मेमो से हमारा काम चल गया। बट अगर मैं इस यहाँ पर इस कंपोनेंट में कुछ चेंजेस कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, लेट्स सी मैंने यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट किया टू डू, ठीक है, टू डू हैंडल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक टू डू कॉमा सेट टू डू यूज स्टेट, ठीक है, एक एरे ले लिया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस इवेंट में मैंने एक फंक्शनैलिटी की जिसमें मैंने सेट किया टू डू को, जैसे पहले हमने सेट किया था कि पुराना जो डेटा है वो टू डू में रहेगा और नेक्स्ट न्यू टू डू, ठीक है, ऐड हो जाए, ठीक है। अब इस इवेंट को हम पास कर देंगे कहाँ, चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है जी। ये हम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट हम इवेंट को पास करें, और जो हमारी टू डू लिस्ट है उसको भी हम पास कर देते हैं टू डू, ठीक है। आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने टू डू हैंडल दोनों सेम ले लिया। आप चाहो तो यहाँ एट्रीब्यूट का नेम कुछ और भी ले सकते हो, जैसे टू डू की बजाय आप बोल लो यहाँ पे हम दे सकते हैं इवेंट चाइल्ड टू डू, ठीक है। ऐसे ना आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ पर जैसे आपने टू डू दे दी था, आप यहाँ पे डेटा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब जब हम चाइल्ड कंपोनेंट में गए तो यहाँ पर प्रॉप्स में जो मेरे पास टू डू लिस्ट आई उससे मैंने यहाँ पर क्या किया, आइटरेट करा लिया, प्रॉप्स डॉट टू डू, क्या था यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट मैप आइटम कॉमा इंडेक्स, यहाँ पर हमने ले लिया रिटर्न डेव आइटम, ठीक है, और यहाँ पर की आई इंडेक्स, ठीक है। अब वहाँ से हमने दो चीज़ें पास की थी, दो प्रॉप्स पास हुए, एक तो डेटा हुआ है, लिस्ट जो टू डू लिस्ट है, एक इवेंट हुआ, तो ये इवेंट भी यहीं से कॉल होगा। तो यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, बटन, ठीक है, टू डू क्लिक, और यहाँ पर मैंने लिया ऑन क्लिक प्रॉप्स डॉट, यहाँ पर इवेंट कौन सा पास हुआ, इवेंट चाइल्ड टू डू, ठीक है, इवेंट का नेम इवेंट चाइल्ड टू डू है, याद रखो, ठीक है जी। सेव कर लिया, यहाँ पर गए हम अपने ब्राउज़र में, तो रिफ्रेश, तो मैंने रिफ्रेश किया, तो ओके, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो इसे मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। अब टू डू चाइल्ड पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ, ये देखो, तो चाइल्ड कंपोनेंट में जो हमने कंसोल लिखा था यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है क्योंकि ये चाइल्ड में ही हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये देखो, है ना, हमने पास किया। बट जब मैं पेरेंट कंपोनेंट के इवेंट को कॉल कर रही हूँ, जैसे ये पेरेंट में है,
हमारा जो डिक्रीमेंट का फंक्शन ये पेरेंट में, तो इसके क्लिक पे भी ना मेरा देखो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं पेरेंट के कंपोनेंट का इवेंट कॉल कर रही हूँ या फिर पेरेंट कंपोनेंट जब रेंडर हो रहा है उस टाइम पे मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर नहीं करवा, ये अननेसेसरी रेंडरिंग है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा है। अब यहाँ पर फ्रेम में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा यूज़ कॉल बैक। अब मेमो इस सिचुएशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेमो वहीं पे काम करेगा जहाँ पर प्रॉप सेम होंगे। अब यहाँ पे प्रॉप सेम नहीं है, यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। जब आप क्लिक कर रहे हो टू डू पे, देखो नया टू डू ऐड हो रहा है ना। तो ये स्टैटिक डेटा नहीं है, डेटा चेंज हो रहा है बार बार, है ना। डेटा बार बार आइट्रेट हो रहा है, रेंडर हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीमेंट पे जब आप क्लिक कर रहे हो फिर से देखो चाइल्ड कंपोनेंट में जो है डेटा जो है वो रेंडर हो रहा है, वो बार बार चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ कॉल बैक की हेल्प लोगे, ठीक है। तो यूज़ कॉल बैक जो है वो क्या है, वो हुक है, तो उसको भी आप इंपोर्ट करोगे यूज़ कॉल बैक, ठीक है। तो यूज़ कॉल बैक को यूज़ करने का जो सिंटेक्स है वो क्या है, तो गाइस यूज़ कॉल बैक का सिंटेक्स भी सेम है जैसे यूज़ मेमो का था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया यूज़ कॉल बैक, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर है जो वो है कॉल बैक, ठीक है। यूज़ कॉल बैक का फर्स्ट पैरामीटर जो है कॉल बैक है और सेकंड पैरामीटर जो है वो डिपेंडेंसी है। तो उस डिपेंडेंसी में मैं उसको कह दे रही हूँ कि जब टू डू लिस्ट जो है अवेलेबल होगी तभी टू डू लिस्ट वाला जो है फंक्शनैलिटी वर्क करेगा, ठीक है। सेव किया। अब जो डिक्रीमेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट में है, तो अगर मैं पेरेंट कंपोनेंट के इवेंट को कॉल कर रही हूँ तो देखो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। अब चाइल्ड को जब मैं कर रही हूँ तो चाइल्ड का तो हो ही रहा है, ठीक है। मैं फिर से इसे रिवर्ट करके आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या। इससे मैंने रिवर्ट किया, सेव किया। अब फिर से आप देखना, चेक करना कि जब आप पेरेंट कंपोनेंट के इवेंट को क्लिक कर रहे हो, ये देखो चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। बट अगर मैं इसे फिर से यूज़ कॉल बैक में रैप कर दूं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यूज़ कॉल बैक में इसको रैप कर दिया और उसको डिपेंडेंसी दे दी, उसको बता दिया कि भाई जब टू डू लिस्ट होएगी ना अवेलेबल तभी तूने काम करना है, वैसे नहीं तूने काम करना। तो यहाँ पर अब आप अगर चेक करोगे पेरेंट कंपोनेंट को कॉल करोगे इवेंट को तो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। तो ये पावर है गाइस यूज़ कॉल बैक की, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक तीनों को समझ लिया। मैं फिर से एक बार आपको समराइज़ कर देती हूँ कि ये तीनों वर्क कैसे करते हैं। तो देखो हो क्या रहा था, तीनों का ही काम है ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करना, यानी कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। यूज़ मेमो कहाँ यूज़ करोगे आप, जहाँ पर आपको लगता है कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है और अननेसेसरी वो जो कैलकुलेशन है वो बार बार री रेंडर हो रही है, जबकि आपको बार बार उस कैलकुलेशन को री रेंडर नहीं करवाना है, ठीक है। मतलब कि काइंड ऑफ एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपोनेंट ऐसा बना लिया है, फंक्शन बना लिया है जिसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है और आपको उसकी वो जो कैलकुलेशन है आपको वो बार बार रेंडर नहीं करवानी है, उसे प्रिवेंट करना है इस चीज़ से, तो यूज़ मेमो यूज़ करोगे। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि जब आप अपने पेरेंट कंपोनेंट पे कुछ चेंजेस कर रहे हो आपका चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर ना हो, ठीक है, री रेंडर ना हो, तो आप यूज़ करोगे मेमो। बट मेमो भी तब काम करेगा अगर आपके प्रॉप्स जो आप पास कर रहे हो चाइल्ड कंपोनेंट को वो सेम है, प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे। बट अगर आपके प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, अगर तो देखो प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहे तो मेमो से आपका काम चल जाएगा। चाइल्ड कंपोनेंट को आप मेमो में रैप करो जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये देखो, तो अननेसेसरी रेंडरिंग जो है वो रुक जाएगी, री रेंडरिंग नहीं होगी अगेन। अगर प्रॉप सेम है तो मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ। बट अगर आपके प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं, डायनेमिकली आप कुछ कर रहे हो, कोई डेटा वगैरह चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे मेमो काम नहीं आएगा, वहाँ पे यूज़ कॉल बैक को आप
यूज़ करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको इन तीनों के बारे में पता लग गया होगा कहाँ कैसे इसे यूज़ करना है। ठीक है, जब फंक्शन की बात आ रही है, कैलकुलेशन की बात आ रही है तो यूज़ मेमो, जब आपके प्रॉप्स सेम है, चेंज नहीं हो रहे तो मेमो, अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट को अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट की री रेंडरिंग प्रिवेंट करना चाहते हो और आपके प्रॉप्स भी चेंज हो रहे तो यूज़ कॉलबैक। तो ये तीनों कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे।